डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल माय चैनल बायो विद टी। आप सबके कमेंट्स को देखते हुए और सपोर्ट को देखते हुए हमने वीडियो में मज़ीद कुछ इम्प्रूवमेंट्स की हैं जो भी आपके सामने आएंगी। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में मौजूद एक इवेंट जिसे हम इन्फ्लेमेशन का नाम देते हैं। इन्फ्लेमेशन। अभी आप सभी स्टूडेंट्स बोर्ड के सिर्फ इसी पोर्शन पर फोकस करेंगे और हम साथ साथ बहुत सी चीज़ें लाइव मेंशन करेंगे। जैसे इन्फ्लेमेशन का जो वर्ड मीनिंग है, दैट्स सेटिंग ऑन फायर। इट्स अ फ्रेज, बट व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट shows the activity of like redness of the skin, pain and swelling। हमारी बॉडी में नेचुरली दो तरह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। एक को हम सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जबकि जो सेकंड है इसे लोकल इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन, सबसे पहले हम डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। सिस्टेमिक का मतलब है कि पूरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया, लाइक एलर्जिक रिस्पॉन्सेज, आर्थराइटिस वगैरह या फीवर वगैरह। ऑल दीज आर द काइंड ऑफ सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम इस लोकल इन्फ्लेमेशन को टारगेट करेंगे। हमने एक सिंपल से डायग्राम ड्रॉ किया जो आपको समझ में भी आ जाए। सबसे पहले हम इसकी लेबलिंग करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्किन है, कोई भी पार्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। ये स्किन में जाने वाले माइक्रोब्स, फॉर द टाइम बिंग हम इन्हें बैक्टीरिया कंसिडर कर लेते हैं। और एक सिंपल कट शो करवाया गया विद द हेल्प ऑफ नाइफ। कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, हिस्टामाइन। अभी मैंने सिर्फ एक ही मेंशन किया, लेकिन इसमें और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स में सिग्नलिंग का काम करते हैं, लाइक साइटोकाइंस वगैरह, इंटरल्यूसिन वगैरह। बट अभी हम सिर्फ हिस्टामाइन को ही डिस्कस कर रहे हैं। और ये किसी भी रीजन में, किसी भी टिश्यू में मौजूद आपके सामने ब्लड सप्लाई शो करवाई गई है। ये कोई भी ब्लड कैपिलरी है जिसमें रेड ब्लड सेल्स भी मौजूद है। बाकी लेबलिंग भी एज इट इज़ होगी। कुछ नई चीज़ें जो हमने लेबल की हैं वो आपको पहले बता दें। दे आर दी न्यूट्रोफिल्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी इसे डिस्कस किया था। इन सभी लेबलिंग को माइंड में रखते हुए अब हम आपको इन्फ्लेमेशन डिटेल में बताते हैं। हम इसे सीक्वेंस पर देखेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर 1 स्टेप में क्या हुआ, कोई कट लग गया या किसी तरह से टिश्यू डैमेज हो गया। सबसे पहले यही इवेंट क्रिएट हुआ कि स्किन पर कोई कट आ गया या टिश्यू डैमेज हो गया। इसके रिजल्ट में क्या हुआ, बहुत से माइक्रोब्स डायरेक्टली अंदर चले गए, लाइक बैक्टीरिया वगैरह अंदर एंटर हो गए। व्हाट दे आर, हमारी बॉडी के टिश्यूज में वाइट ब्लड सेल्स की एक पर्टिकुलर टाइप मौजूद होती है, उन्हें मैस्ट सेल्स कहते हैं। प्लस कुछ बुक्स में आप बेजोफिल्स भी पढ़ते हैं। ये दोनों सेपरेट हैं बट दोनों ही वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस ये भी है, आप अपना कॉन्सेप्ट फर्निश करने के लिए याद भी रख सकते हैं कि जो मैस्ट सेल्स हैं ये मेनली टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं, जबकि जो बेजोफिल्स हैं ये मेनली हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं। अब कट लगा, माइक्रोब्स अंदर आए। जैसे ही माइक्रोब्स अंदर आएंगे, ये माइक्रोब्स भी कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सिक्रीट करेंगे। ये आपकी सेकंड एक्टिविटी है। फर्स्ट पर क्या हुआ, कट लगा, टिश्यू डैमेज हो गए। स्टेप नंबर 2 पर क्या हुआ कि वो जो माइक्रोब्स अंदर आए हैं दे रिलीज्ड सम काइंड ऑफ केमिकल्स और उन्होंने इन मैस्ट सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। मैस्ट सेल्स विल रिलीज द हिस्टामाइन। ये आपकी थर्ड एक्टिविटी होगी। आई विल रिपीट, कट लगा, माइक्रोब्स अंदर आए, उन्होंने मैस्ट सेल्स को स्टिमुलेट किया और मैस्ट सेल्स ने हिस्टामाइन रिलीज कर दिया। हिस्टामाइन जाकर ब्लड कैपिलरीज को टारगेट करती है और करवा देती है वेजो डायलेशन, यानी कि इनका डायमीटर एक्सीड करेगी, इनकी परमिबिलिटी बढ़ा देगी। वेजो डायलेशन के बाद बुक में ये एक्टिविटी भी मौजूद है कि ये ब्लड कैपिलरीज की जो परमिबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देती है। अब परमिबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से जो एक्टिविटी होगी वो मैं अभी बताता हूँ। वेल, ये 3 स्टेप आपको समझ आ जाने चाहिए।
नेक्स्ट क्या होता है, जैसे ही ब्लड कैपिलरीज की परमेबिलिटी बढ़ी, अब ये हमारा नेक्स्ट इवेंट आ रहा है, दिस इज द नेक्स्ट इवेंट। आगे चलेंगे, माइक्रोब्स अंदर है, हिस्टामाइन आ चुका है, उसने वैसोडाइलेशन करवा दी है, ब्लड कैपिलरीज से परमेबिलिटी बढ़ गई है। किन की परमेबिलिटी बढ़ी? न्यूट्रोफिल्स की। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि न्यूट्रोफिल ही वो फर्स्ट सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन साइट पर मूव करते हैं। तो ये अब आपके सामने इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हो गया और न्यूट्रोफिल उस साइट पर सबसे पहले मूव किया। हाउ दे मूव? वो ब्लड कैपिलरीज में से उनकी वॉल्स में से डिफ्यूज करते हुए बाहर आ जाएंगे। आपके सामने न्यूट्रोफिल आ गए और हमने अपने लास्ट लेक्चर में न्यूट्रोफिल की एक्टिविटी को भी शो करवाया था, और ये है न्यूट्रोफिल की एक्टिविटी। और यहाँ पर आपको वाज़िया तौर पर दिखाया गया कि वो क्या कर रहे हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। सो स्टूडेंट, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, जब वैसोडाइलेशन बढ़ गई तो यहाँ से फ्लूइड लीकेज भी हुई। उस फ्लूइड लीकेज की वजह से इस पूरे एरिया में फ्लूइड ऐड हो गया, फ्लूइड अकामुलेट हो गया, ज़्यादा हो गया। जब फ्लूइड ज़्यादा होगा तो वो एरिया फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन में मेनली क्या होती है, स्वेलिंग, कि वो हिस्सा सूज जाता है। अच्छा, फिर इसी के साथ साथ जब वो हिस्सा स्वेल हो जाएगा, वो पार्ट पर्टिकुलर स्वेल हो जाएगा, तो वहां पर मौजूद नोसिसेप्टर्स, व्हाट आर द नोसिसेप्टर्स? ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो पेन की सेंसेशन में रोल प्ले करते हैं, दे आर कॉल्ड नोसिसेप्टर्स। जब इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, दे बिकम एक्टिव एंड देन दे विल जनरेट द सेंसेशन ऑफ पेन। तो हमारी दो बातें क्लियर हो गई, वो हिस्सा स्वेल हो गया और उस हिस्से में पेन आ गया। क्योंकि उस हिस्से में ब्लड फ्लो बढ़ा दिया जाता है, इसी वजह से वो पार्ट रेडनेस में भी आ जाता है। तो हमने अपने इस फ्रेज को भी क्लियर कर लिया कि इन्फ्लेमेशन में सेटिंग ऑन फायर का मतलब क्या है। पेन का एक और कॉज भी हो सकता है कि जो माइक्रोब्स अंदर आते हैं वो भी ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं, या जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं वो भी ऐसे केमिकल्स रिलीज कर सकते हैं जो जाकर इन नोसिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। सो ये थी हमारे पास इन्फ्लेमेशन की एक्टिविटी, इन्फ्लेमेशन के इवेंट्स, एंड इन्फ्लेमेशन डायरेक्टली बिलोंग्स टू द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो नेक्स्ट एक्टिविटी है दैट इज सिंपली कॉल्ड द रोल ऑफ इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन को टू मेन टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2। टाइप 1 में दो इंटरफेरॉन्स आती हैं, इंटरफेरॉन अल्फा एंड इंटरफेरॉन बीटा। टाइप 2 में हमारे पास इंटरफेरॉन गैमा आ जाती है। इंटरफेरॉन अल्फा और बीटा का जो मेन सोर्स है वो है इफेक्टेड सेल्स। अब इन्फेक्टेड सेल्स में भी कैटेगरी है, लाइक मैक्रोफेज हो सकता है, यानी कि जिसने फैगोसिटिक एक्टिविटी को शो किया, प्लस डेंड्रेटिक सेल्स। मे बी यू आर नॉट फेमिलियर विद दीज सेल्स, एक्चुअली दे आर आल्सो द फैगोसिटिक सेल्स बट दे आर पर्टिकुलरली फाउंड इन आर एक्सटर्नल टिश्यूज, जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट एक्सपोजर रखते हैं। इट मे बी योर स्किन, इट मे बी द लंग्स, इट मे बी योर नोज एक्सेट्रा। वेल, इंटरफेरॉन की हमने टाइप्स बता दी, उसका सोर्स बता दिया, जबकि इंटरफेरॉन गैमा का जो मेन सोर्स है वो है टी लिम्फोसाइट्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर फंक्शन। हमने एक एक्टिविटी को शो करवाया, आप देखें, सबसे पहले एक वायरस शो करवाया गया जो कि एक सेल को इफेक्ट कर रहा है, अंदर एंटर होता है, ऑक्यूपाइड कर लेता है उसकी मशीनरी को, और यहाँ पर ये शो करवाए गए हैं वायरल कंपोनेंट्स, यानी कि नया वायरस जनरेट हो गया, ये न्यू वायरस है। यहाँ तक जो बात बताई है, दैट मीन्स दिस सेल हैज बीन इफेक्टेड बाय द एंट्रेंस ऑफ द वायरस, बट मीनवाइल द नेचर हैज गिफ्टेड आवर सेल्स विद सम इंपॉर्टेंट फिनोमेना। उस वायरस के अंदर आने की वजह से जो सेल का अपना जीनोम है इट बिकम एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेशन शो करवाई है उस सेल के जीनोम की जो ऑलरेडी इफेक्टेड हो चुका है। अच्छा, जब इस सेल का जीनोम एक्टिवेट हुआ तो
इस सेल ने अपने जीन एक्सप्रेशन के थ्रू कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स प्रोड्यूस किए और यही है केमिकल्स जिन्हें अभी अभी हमने इंटरफेरॉन का नाम दिया और टाइप्स आपको बता दिए। अब इंटरफेरॉन उस सेल से प्रोड्यूस हो रही हैं जो ऑलरेडी इफेक्टेड है। मीनवाइल ये इंटरफेरॉन यहाँ से बाहर आएंगी और एक ऐसे सेल के पास जाएंगी जो अभी तक नॉन इफेक्टेड है, अभी तक उसमें वायरस नहीं है। ये रिसेप्टर्स हैं जो उन इंटरफेरॉन को रिसीव करते हैं। रिसेप्टर के थ्रू इंटरफेरॉन अंदर आ गई और अब उसने जाकर हमारे सेल्स के उस नॉन इफेक्टेड जो सेल का न्यूक्लियस है उसके जीनोम को एक्टिव किया और यहां पर सिंथेसाइज हो रही है एंटी वायरल प्रोटीन्स। कीप रिमेंबर, इसमें स्टूडेंट्स इसको इस कॉन्सेप्ट को ब्लेंड कर देते हैं। ये वायरल कंपोनेंट्स हैं, ये इंटरफेरॉन है और ये एंटीवायरल प्रोटीन्स है। मींस के ऐसी प्रोटीन्स है जो वायरस को रेजिस्ट करेंगी कि वो किसी तरह से इस सेल को इफेक्टेड ना करे। बट देयर आर मैनी फिनोमेना, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये जो एंटीवायरल प्रोटीन्स है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल स्टेप्स। एक तो वो ये जो प्रोटीन्स है एंटीवायरल प्रोटीन्स, वो वायरस की एंट्रेंस को ही ब्लॉक कर देती है, अब वो एंटर नहीं होगा। नंबर 2, अगर वायरस अंदर आ गया तो ये ब्लॉक कर देंगी उसकी ट्रांसलेशन। Being a first year student, maybe you are not familiar with the process of translation. That means कि वायरस एंटर तो हो गया, लेकिन अब ये जो एंटीवायरल प्रोटीन्स है वो मजीद वायरल कंपोनेंट्स नहीं बने दे रही एज कम्पेयर टू दिस सेल। आपको यहाँ पे नजर आना चाहिए, यहाँ पे वायरस एंटर भी हुआ और वो सेल उसके अंडर आ गया, उसकी कमांड में आ गया और उसने अलाउ किया कि वायरल कंपोनेंट्स बन जाए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये जो एंटीवायरल प्रोटीन्स है वो इस टाइप के वायरल कंपोनेंट्स के बनने के प्रोसेस को ब्लॉक कर देंगी। इस प्रोसेस को हम सिंपली कहते हैं कि ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर दिया। या एक थर्ड इवेंट ये भी है, छोटे छोटे आरएनए बनते हैं, उन्हें माइक्रो आरएनएस कहते हैं। ये थोड़ा सा बियॉन्ड है आपके लेवल से, एफएससी लेवल से, बट यू हैव टू कीप दिस कंसेप्ट इन योर माइंड। ये माइक्रो आरएनए क्या करते हैं? वायरस के जीनोम को जाकर ही डैमेज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। बहरहाल एंटीवायरल प्रोटीन ने हमें हेल्प आउट किया कि किसी भी तरह से जो वायरस है वो इस सेल को इफेक्ट ना करे। अब यहाँ पर एक एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट भी है। समटाइम्स स्टूडेंट हमसे ये पूछता है कि सर वायरस तो एंटर हो गया एंड स्टिल यू आर सेइंग कि जी नॉन इफेक्टेड सेल, नॉन इफेक्टेड सेल। एक्चुअली एंट्रेंस और सेल का इफेक्टेड हो जाना बोथ आर सेपरेट थिंग। दैट वाज द इफेक्टेड सेल, वायरस एंटर भी हुआ और उसने अपने न्यू कंपोनेंट्स भी बनाए, इसलिए हमने इसके लिए ये वर्ड दिया कि ये इफेक्टेड है। बट इसे हम स्टिल नॉन इफेक्टेड इसलिए कह रहे हैं कि मे बी वायरस एंटर हो जाए लेकिन वायरल कंपोनेंट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा कि उनको सिंथेसाइज किया जाए। ओके, नेक्स्ट वी हैव द लास्ट कंसेप्ट, इंटरफेरॉन गैमा का क्या फंक्शन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम स्टूडेंट्स जानते हैं। ये एंटीजन प्रेजेंटेशन बढ़ा देता है, एंटीजन प्रेजेंटेशन। I'll show you। एक सिंपल सेल है that has also been affected with the virus, उसे भी किसी वायरस ने इफेक्ट कर दिया। अब ये इंटरफेरॉन गैमा क्या करेगा? इस वायरल कंपोनेंट को इसकी सरफेस पर प्रेजेंट करने में हेल्प करेगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटेशन। अब इसका फ़ायदा हमारे इम्यून सिस्टम को क्या होगा? एंटीजन प्रेजेंटेशन से फर्दर जो मैक्रोफेज हैं या दूसरे जो किलर टी लिम्फोसाइट्स वगैरह मौजूद हैं वो इस इफेक्टेड सेल की तरफ आ जाएंगे। तो ओवरऑल इंटरफेरॉन किसी ना किसी तरह हमारी बॉडी को हेल्प आउट करती है कि हम वायरल इफेक्टेड सेल से बच जाएं। और इसकी एप्लीकेशन एक ये भी है कि बहुत सी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस कोशिश में रहती हैं कि हम कुछ इस टाइप के इंटरफेरॉन से मिलते जुलते केमिकल्स को प्रिपेयर करें जो एक सेल से दूसरे सेल को कम्युनिकेट करें और अगर एक सेल इफेक्टेड है भी है तो वो नॉन इफेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करें। तो ये था हमारे पास रोल ऑफ इंटरफेरॉन इन द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ओके सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ लास्ट कंसेप्ट अबाउट द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड दैट्स फीवर फॉर योर फेवर। हम इसे फेवर क्यों कंसिडर करते हैं? हायर बुक्स में इसे पायरेक्सिया भी कहते हैं क्योंकि जब भी फीवर होगा तो ये रिलेट करेगा
कुछ केमिकल्स के साथ जिन्हें पायरोजेंस कहा जाता है। पायरोजेंस ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी का जो सेट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। पायरोजन दो तरह का है, या तो ये एंडोजिनस है या फिर ये एक्सोजिनस है। नाम से जाहिर है, अगर तो बॉडी के इंटरनल सेल्स लाइक मैक्रोफेज या दूसरे वाइट ब्लड सेल्स वगैरह अदर वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करें तो फिर हम उन पायरोजेंस को एंडोजिनस पायरोजेंस कहेंगे। बिसाइड्स अगर वो डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा है बाहर से आने वाले माइक्रोब्स की वजह से तो दे आर कॉल्ड एक्सोजिनस पायरोजेंस। फंक्शन मैंने आपको बता दिया। इवन हमारी बॉडी में मौजूद प्रोस्टाग्लैंडिन जिसे पीजी से प्रेजेंट किया जाता है, ये भी बीइंग ए पायरोजन के तौर पर काम करता है और इसका जो मेन सोर्स है वो हाइपोथैलेमस ही है। हाइपोथैलेमस पर मौजूद जो उसके सेल्स है, नियर बाई सेल्स, वहाँ से ये प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होता है। बेसिकली फीवर हमारी फेवर कैसे कर सकता है? हम सभी जानते हैं कि इसमें बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर डायरेक्ट बढ़ने की वजह से बहुत से माइक्रोब्स डायरेक्ट किलिंग में आ जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, टेम्परेचर एलिवेट होने की वजह से बहुत सी वायरसेस एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया जाता है। नंबर 3, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आयरन ब्लड से हमारे टिश्यूज़ की जानिब एब्जॉर्ब हो जाता है, ये प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है और बॉडी में मौजूद जो बैक्टीरिया है दे आर द सीकर ऑफ आयरन विच इज़ फाउंड इन द ब्लड। अब बॉडी ने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया और वहाँ से आयरन को ब्लड में से एब्जॉर्ब कर लिया टुवर्ड्स द टिश्यू। अब ब्लड में आयरन का लेवल गिर जाएगा, इसी वजह से जो बैक्टीरिया है वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फीवर्स की कुछ डायरेक्ट एक्टिविटी है जो माइक्रोबियल एक्टिविटी को रोक देगी। बिसाइड्स मैंने बता दिया कि ये बाकी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है और किस तरह से ये बॉडी को हेल्प आउट करता है और इसका सोर्स क्या है, पायरोजेंस का। यहाँ पर हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कंप्लीट हो जाता है। आप वीडियो को अच्छे से देखें, मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी वीडियोज़ को अपलोड कर सकें। थैंक यू सो मच।